साहित्य सागर पाठ 2 काकी। कहानी का उद्देश्य। श्री सिया राम शरण गुप्ता जी द्वारा लिखित काकी कहानी में एक अबोध बच्चे की, मासूम बच्चे की पीड़ा को व्यक्त किया गया है, जिसकी अपनी माँ से विछोह हो जाता है। यह कहानी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड। किस तरह से बच्चे अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं तो उसका वियोग वो सहन नहीं कर पाते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है इस पाठ में। माँ का मरना उन्हें कितना दुख पहुंचाता है, उन्हें कितनी पीड़ा पहुंचाता है, यह दिखाना इस पाठ का उद्देश्य है। जिसकी अपनी माँ से विछोह हो जाता है, वह अभी माँ के मरने की बात को भी नहीं समझ पाता। मृत्यु क्या होती है बच्चों को पता ही नहीं होता है, छोटे बालकों को पता ही नहीं होती कि मृत्यु क्या होती है। ऊपर से माँ का मर जाना, मातृ वियोग, ये तो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है। मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त करना लेखक का उद्देश्य है तथा लेखक बताना चाहते हैं कि बच्चों का हृदय बड़ा भावुक और कोमल होता है। उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी प्रकार उनको सच्चाई से अवगत करा देना चाहिए, उन्हें बता देना चाहिए कि आखिर क्या बात है, जिससे उनके कोमल हृदय को चोट न पहुंचे तथा उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। बिना सच्चाई जाने उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। बच्चे बड़े ही कोमल हृदय के मासूम होते हैं, उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, ना कि मारपीट करके उन्हें दुख पहुंचाना चाहिए। कहानी काकी। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है, मतलब भूमि पर लेटी हुई है। और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे करुण ढंग से, मतलब बिल्कुल दया से, जोर जोर से रोना चिल्लाना पुकारना चल रहा है। विलाप कर रहे हैं, यानी कि रो रहे हैं। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, मतलब उसके लास्ट राइट्स के लिए उसे ले जाने क्रिमेटोरियम में लेके जाने लगे, तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, मतलब बड़ा ही शोर मचाया। शामू जो है उनका बेटा है। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। उमा यानी कि शामू की माँ, उसकी काकी। वो काकी इसलिए कहते हैं कि पहले ज़माने में बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते थे तो घर के बड़े जो बुलाते हैं वो बच्चे भी उन्हें उसी नाम से पुकारते थे, इसलिए शामू भी उन्हें काकी कहकर ही पुकारता था। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। अब शामू को पता ही नहीं है कि उसकी माँ मर चुकी है, तो उसको क्रिमिटोरियम में श्मशान लेकर जा रहे हैं उसके लास्ट राइट्स के लिए, अंतिम क्रिया के लिए। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार मतलब उसके लास्ट राइट जो होते ना, मैं उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही, मतलब एक घर की जो नौकरानी थी उसने यहाँ वहाँ की बातों में उसे उलझाकर घर में ही बिठा दिया। यद्यपि ऑल्दो बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया, मतलब घर के बड़े बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने उसे ये विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, उसे उसके मामा के यहाँ छोड़ आए हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा आराम करने के लिए वहाँ गई है। परंतु असत्य के आवरण में, मतलब झूठ के पर्दे में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। मतलब झूठ की कितनी भी परतें क्यों नहीं लगाई जाए, सत्य पर झूठ की कितने भी लेयर्स क्यों न लगाया जाए, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। आसपास के नन्हे बालकों से शामू को पता लग ही गया कि उसकी माँ आसमान में गई है, पर उसे पता नहीं आसमान में जाना कि यानी कि मर जाना, ये उसे पता ही नहीं है। छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों ने, अबोध मतलब इनोसेंट, के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए एक दिन तक लगातार रोते रोते, मतलब काकी के लिए कई दिन तक रोते रोते, अभी इसमें शामू की मनोदशा का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि काकी के मरने के बाद शामू की मनस्थिति का वर्णन कीजिए, तो ये लिखना है कि काकी के मरने के बाद शामू का ऊपर का रोना तो शांत हो गया, कई दिन रोते रोते उसके आंसू तो सूख गए,
लेकिन उसके अंतर मन में, उसके अंतर स्थल में, उसके अंदर की आत्मा में अपने माँ का वियोग, अपनी माँ से बिछड़ने का गम बस गया था। वह उदास सा रहने लगा था, शून्य में आकाश की ओर निहारता रहता और सोचता कि मेरी माँ आसमान में है, तो कहीं ना कहीं आसमान में अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन, रोना तो क्रमशः धीरे से शांत हो गया, परंतु शोक दुख शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। जब शुरू शुरू में वर्षा आती है तो धरती ऊपर ऊपर से सूख जाती है, लेकिन अंदर तो उसके गीलापन रहता ही है उसी प्रकार, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता, गीलापन जैसे बहुत दिन तक बना रहता है, वैसे ही शामू के मन में, वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक, वह दुख, माँ के बिछड़ने का गम उसके दिल में जाकर बस गया था। वह प्रायः अक्सर यूजुअली अकेला बैठा बैठा शून्य मन से, एकदम उदास मन से आकाश की ओर ताका करता, देखता रहता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। उसका हृदय क्यों खिल उठा, ये प्रश्न पूछा जाता है। जब वो आसमान में देख रहा था तो आसमान में एक दिन उसने पतंग उड़ते हुए देखी और जल्दी से उसका मन खिल गया। उसे लगा कि उसकी माँ भी तो आसमान में गई है, तो पतंग के सहारे तो मैं अपनी माँ को नीचे ला ही सकता हूँ। यह युक्ति सोचकर उसका मन खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, अपने पिताजी के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अब पिताजी को लग रहा है एक तो माँ मर गई इसकी, मेरी पत्नी मर गई है और इसको पतंग उड़ाने की सूझी है, चल हट यहाँ से। वो भी पत्नी के मरने के बाद दुखी रहते थे, अन्य मनसक रहते थे, तो उन्होंने बेटे को ऐसे ही उसका दिल बहलाने के लिए बोला ठीक है बाद में मंगा दूंगा, ऐसे करके उसे टाल दिया। पर उससे अपने बच्चे के मन में, हृदय में क्या चल रहा है, उसके मन में अपनी माँ के वियोग का, उसकी माँ के मरने का दुख उसके मन में भी कैसा बस गया है, ये बात तो विश्वेश्वर को पता ही नहीं है, उसके पिता को पता ही नहीं है कि मेरे बेटे के मन में भी दुख की भावनाएं, पीड़ा की भावनाएं, वो भी अपनी माँ के मरने का दुख नहीं सहन कर पा रहा है। इस बात से विश्वेश्वर बिल्कुल अनजान से थे। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनसक रहा करते थे, मतलब बहुत ही दुखी, उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, ईगर था, उसको पतंग चाहिए थी क्योंकि उसे पता था मेरी माँ आसमान में है। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका, उसने अपनी इच्छा को नहीं रोका। एक जगह खूंटी पर उसने हैंगर पर देखा कि पिताजी का कोट टंगा हुआ है, उससे जाकर पैसे चुरा लाया। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली, मतलब चेक की। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार, चवन्नी यानी कि एक 25 पैसे का कॉइन मिल गया उससे, तो बड़ा खिल उठा करके वह चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग आया। ये वाला पैराग्राफ में भी प्रश्न पूछा जाता है, पतंग के लिए शामू ने क्या किया। पतंग पाने के लिए जब पिताजी ने उसे मना कर दिया तो उसने जाके पिताजी के कोट से चवन्नी चुराई और वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का समवयस्क साथी था। सुखिया दासी जो थी, उनके घर में जो नौकरानी थी, उनका जो बेटा था भोला, वो शामू का दोस्त था, उसकी हम उम्र था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, शामू ने उसके पास गया, उससे बोला अपनी जीजी से कर, अपनी बहन से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। अब भोला को भी नहीं पता कि क्यों चाहिए पतंग। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए, धीरे से लाना। उसे मालूम है कि उसने चौवन्नी चोरी की है, बिना पिताजी के पूछे उसने जेब से पैसे निकाले हैं, कोट से पैसे निकाले हैं, इसलिए धीरे से लाना, किसी को पता ना चले। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। एक डार्क रूम में बैठे ये लोग डोर बांधने लगे। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। अब भोला को तो पता ही नहीं है कि ये पतंग क्यों है। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, राम यानी कि भगवान के पास भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो
इस पर उनका नाम लिख देता। देखो बच्चे कितने मासूम होते हैं, उसे पता ही नहीं है कि सच में आसमान में माँ थोड़ी ना है, लेकिन वो भोले मासूम कोमल हृदय के बच्चे को क्या पता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है, एक मुश्किल है। यह डोर पतली है। पतंग की रस्सी कैसे पतली सी होती, अगर काकी इसे पकड़ेगी तो डोर टूट सकती है, काकी गिर सकती है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। भोला शामू से ज़्यादा समझदार है, यह कैसे पता चलता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। जब शामू ने भोला से पतंग के बारे में कहा और काकी को उसके सहारे नीचे उतारने की बात कही, तब भोला समझदारी दिखाते हुए कहता है कि पतंग की डोर पतली है, शायद काकी इसे न पकड़ पाए या पकड़ भी ले तो रस्सी टूट जाएगी, इसलिए पतंग को बांधने के लिए, काकी को नीचे लाने के लिए मोटी रस्सी की आवश्यकता है, इसीलिए मोटी रस्सी चाहिए हमें। इससे पता चलता है कि भोला शामू से ज़्यादा समझदार है। शामू गंभीर हो गया। अब जैसे ही उसने भोला की बात सुनी, वो थोड़ा सीरियस हो गया। उसे लगा, एक तो पहले से चोरी करके मैंने 25 पैसे लेकर मैंने ये पतली रस्सी मंगाई है, अब मोटी रस्सी के लिए और किससे पैसा मांगूं, कहाँ से लाऊं ये पैसा। घर वाले तो बिना दया माया के मेरी काकी को श्मशान छोड़कर आए हैं, अब थोड़ी ना मुझे मोटी रस्सी के लिए पैसा देंगे। यह सोचते सोचते पूरी रात उसे नींद नहीं आई। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई, मतलब दिस आइडिया इज रियली गुड, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं है, मतलब पैसे नहीं है, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए थोड़े ना कुछ पैसे देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। रामू को चिंता के मारे नींद क्यों नहीं आई, तो दिस इज द पैराग्राफ, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन आइडिया, मतलब पहले दिन की आइडिया उसने सोचा कि चलो फिर से पिताजी की कोट से पैसे चुराए जाए। दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, एक रस्सी ओछी पड़ेगी, कम पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, मतलब मेरे जो भैया हैं उसे मैं काकी लिखवा दूंगा, ताकि काकी लिखी हुई चिट, अगर पतंग पर हम काकी लिख देंगे तो वो जो चिट है सीधा काकी के पास जाएगी और काकी अपनी नाम की चिट देखेगी तो उसे पकड़कर आसानी से नीचे आ जाएगी। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से खुशी खुशी शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अब वो, उनके पास मोटी रस्सी भी आ गई, चिट पर जवाहर भैया से काकी भी लिखवा दिया। अब वो रस्सी बांधने की तैयारी करने लगी। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवतरण, शुभ कार्य मतलब ये जो शुभ कार्य कर रहे थे, काकी के पास पतंग भेजने का जो शुभ कार्य किया जा रहा था, उस काम में रुकावट पैदा करने के लिए शामू के पिता विश्वेश्वर अकस्मात अचानक से उस अंधेरी कोठरी में आ पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कोर्ट से किसी ने पैसे चुराए हैं। भोला और शामू को धमकाकर बोले, उन्हें गुस्सा करते हुए बोले, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है। भोला सक पकाकर एक ही डांट में, भोला डर कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया, उसने सब कुछ बता दिया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। अब पिताजी को लग रहा है कि शामू की माँ मर गई है और इसे पतंग उड़ाने की पड़ी है। आया गुस्सा शामू पर, थाड़ थाड़ करके उसे 2 थप्पड़े मार दी, उसकी पतंग फाड़ दी। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, थप्पड़ मारकर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अभी पिताजी को लग रहा है अभी से चोरी करना सीख जाएगा तो क्या ये जेल जाएगा, ये सोचते हुए पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह से समझाता हूं, यह कहकर फिर तमाचे जड़े, फिर थप्पड़े मारी और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। उसके कान भी मले और उसकी पतंग भी फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, यह किसने मंगाई?
उन्हें पता ही नहीं है कि शामू के मन में क्या बात चल रही है। भोला ने धीरे से कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। हे भगवान! अभी ये सुनते हुए विश्वेश्वर तो हतबुद्धि रह गए, बहुत ही ज्यादा हैरान चकित। उन्हें अपने बेटे के मन की भावना का पता ही नहीं था, परेशान हो गए और वहीं खड़े देखते रह गए कि आखिर उनके बच्चे के मन में सच में क्या चल रहा था। उन्होंने फटी हुई, फिर ये देखने के लिए फटी हुई पतंग को उठाकर देखा। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। यह सोचकर विश्वेश्वर हतबुद्धि रह गए कि उनके भोले बेटे के मन में अपनी माँ के वियोग, अपनी माँ से बिछड़ने का गम इतना भर गया था कि बच्चा अपनी माँ को पतंग के सहारे से नीचे लाना चाहता है। ये बात उन्हें अब समझ में आई, इसलिए वे बहुत ज़्यादा हतबुद्धि रह गए, परेशान हो गए और उन्हें अपनी गलती का बड़ा सा एहसास हुआ। तो बच्चे जो हैं बड़े कोमल हृदय के होते हैं, उन्हें बिना सोचे समझे, उन्हें उनसे बिना बात किए उन्हें तमाचे नहीं मारने चाहिए, उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। ये एक बाल मनोविज्ञान कहानी है, इससे पता चलता है।